ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मास्टर मॉड्यूल के बारे में। मास्टर मॉड्यूल होता क्या है? जो हम लोग बिजनेस में जो भी चीज़ जो वन टाइम एंट्री होता है या फिर जिसको वन टाइम एंट्री करने के बाद में हम लोग इन फ्यूचर जिसका मल्टीपल टाइम यूटिलाइज करते हैं, वो सारा एंट्री हम लोग पर्सनल लेज़र में या मास्टर मॉड्यूल के अंदर में जो भी ऑप्शन है उसको यूटिलाइज करेंगे। किस तरीके का? जैसे आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए आपका जितना भी वेंडर का लिस्ट है, आपका जितना भी क्लाइंट का लिस्ट है, आपका जितना भी स्टाफ का लिस्ट है, ये तो वन टाइम एंट्री होगा। इसको तो बार बार रेगुलरली रिपीटेशन करने का जरूरत नहीं है। हम लोग इसको क्या करेंगे, एज अ पर्सनल अकाउंट इसको ऐड कर देंगे और उसको मल्टीपल टाइम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज करेंगे। सिमिलर ये भी है कि आप जो सामान परचेज करते हो या रॉ मटेरियल जो परचेज करते हो, तो इसका भी जो आइटम का जो नेम है, ये तो रेगुलर बेसिस पे एंट्री करने का जरूरत नहीं है। इसको वन टाइम एंट्री कर लेंगे और बाद में इसी आइटम का हम लोग परचेज करेंगे। सेम आपका जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, या फिर आपका जो कैश बुक का जो डिटेल्स है, या फिर आपका जो जीएसटी का जो डिटेल्स है, मतलब हर एक एंट्री जो वन टाइम एंट्री होता है और जिसको बाद में जाके यूटिलाइज किया जाएगा, वो सारा ऑप्शन आपका मास्टर मॉड्यूल के अंदर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर मॉड्यूल में जो हमारा पर्सनल लेजर जो है, तो हम लोग सबसे पहले पर्सनल लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम लोग अकाउंट का बात करेंगे, तो अकाउंट में क्या होता है? इन जनरली आपका पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? आपका बिजनेस के साथ जुड़े हुए हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक व्यक्ति, जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति के साथ आप किसी भी तरह का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो सारा नाम, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको पर्सनल लेजर में लेना पड़ेगा। किस तरीके का? अगर आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए, मान के चलते हैं कोई आपका वेंडर या आपका सप्लायर जो आपको सामान सप्लाई करते हैं, या फिर आपका वेंडर जहाँ से आप सामान खरीदते हो, तो ये सब क्या हो गया? आपके लिए वेंडर हो गया। तो ये जो वेंडर का जो नाम है, ये नाम को हमको कहाँ पे लेना पड़ेगा? पर्सनल लेजर के अंदर में एज अ पर्सनल अकाउंट के तौर पे वो रजिस्टर्ड होगा। सिमिलर आपका जो स्टाफ है वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा। आपका जो क्लाइंट है, जहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिलता है या जिसके लिए आप काम करते हो, वो भी आपका पर्सनल लेजर में आएगा। इस तरीके का हो सकता है कि आप कोई बैंक से लोन ले रहे हो, तो वो बैंक भी आपके लिए पर्सनल लेजर में एंट्री होगा। तो इस तरीके का हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कहीं से अपने लोन लिए हो, किसी को लोन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हर एक इंसान, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपका पर्सनल लेजर में रजिस्टर होना चाहिए। उसके नाम पे एक अलग लेजर तैयार होगा और उस लेजर के आधार पे क्या होगा? उसके साथ ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जिसके बिहाफ में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तैयार। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर में क्या होगा? आप जो रेगुलर जो एक्टिविटी करते हो बिजनेस चलाने के लिए, तो उसमें क्या होता है? कुछ हेड रहता है जहाँ पे आप क्या करते हो? एक्सपेंस करते हो। चाहे जैसे कि आप सैलरी दे रहे हो किसी को, तो सैलरी लिए आपके लिए क्या हो गया? सैलरी एक हेड हो गया, जिस हेड में आप एक्सपेंडिचर बुक कर रहे हो। और जिसको दे रहे हो सैलरी, मीन्स आपका जो स्टाफ है, उनका जो पर्टिकुलर नाम है, वो आपका पर्सनल लेजर में आएगा और सैलरी हो जाएगा आपका नॉमिनल लेजर। इसी तरीके से आप किसी वेंडर से सामान परचेज कर रहे हो, तो जो परचेज है ये आपका क्या है? ये आपका नॉमिनल लेजर है। और कहाँ से परचेज कर रहे हो, वो दुकान का नाम, वो आपका चला जाएगा पर्सनल लेजर में। ठीक है। अब इसके बाद में और एक अकाउंट क्या होता है? जो है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आपका कौन सा होता है? रियल अकाउंट होता है एक आपका जो भी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, जो कैश या कैश इक्विवेलेंट होता है। और आपका जो कैश बुक है, चाहे वो आपका मेन कैश हो सकता है, मेन कैश के आधार पे आप 2-3 पेटी कैश बना के रख सकते हो। तो ये कैश एंड बैंक, ये आपका रियल अकाउंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्सनल लेजर के बारे में या पर्सनल अकाउंट के बारे में। सो एज पर बिजनेस नेचर, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का या किस कैटेगरी का आपका पर्सनल लेजर तैयार होगा। जैसे कि अभी हम लोग डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, तो यहाँ पे
पर्सनल लेजर में क्या क्या हम लोगों का कैटेगरीज आ सकता है? एक वेंडर, दूसरा क्लाइंट, तीसरा स्टाफ, चौथा कोई बैंक हो सकता है जहाँ से हमने लोन लिए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नॉर्मली आपका आएगा, तो ये सारा चीज़ क्या होगा? पर्सनल लेजर के अंदर में आएगा। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कोई एक प्रोजेक्ट पकड़े हैं, कहीं से भी पकड़े हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो सकता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, चाहे वो कोई म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का हो सकता है, कहीं से भी हमने एक काम लिए हैं जिसका मान के चलते एज्यूम करते हैं कि 10 लाख का वैल्यूएशन का काम है। अब इस काम को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी होगा उसमें जो जो इंसान का, ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन आपका इस काम में इन्वॉल्व रहेगा, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन, सारा नेम आपका पर्सनल लेजर में ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पर्सनल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट होता है? तो सबसे पहले पर्सनल लेजर में एक न्यू पर्सनल लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है? पर्सनल लेजर नेम। तो लेजर का नेम, किस नाम पे हम लेजर बनाएंगे? तो मान लेते हैं आप जिस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं या जो काम को लिए हैं, कहीं ना कहीं से आपको काम मिला है, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए क्लाइंट है। आप उनका काम कंप्लीट करोगे, बिल बनाओगे, तो वो आप पैसा देगा। सिमिलर आप किसी से सामान परचेज करोगे तो उसको आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं। मान के चलते हैं दुर्गापुर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। ओके, अब ये मेरा क्या है? ये मेरा क्लाइंट है। हम इनके लिए काम करते हैं, इनको बिल करेंगे और ये हमको पैसा पेमेंट करेगा काम होने के बाद में। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे जरूरी है पर्सनल लेजर क्रिएट करने के लिए? एक हमने यहाँ पे डाल दिए पर्सनल लेजर का नेम, दूसरा कैटेगरी, और जैसे हम लोग कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक डेटर्स या क्रेडिटर्स वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या डालना होगा? मोबाइल नंबर डालना है। ओके, नेक्स्ट एड्रेस, बाकी का पिन नंबर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है कोई इशूज़ नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम जो जो एकदम रिक्वायर्ड है, जिसको डालना जरूरी है, हम उसी का इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है। पैन नंबर हमने डाल दिए और पैन नंबर के बिहाफ पे हमने जीएसटी का भी यहाँ पे डाल दिया। अब अगर किसी का अगर जीएसटी नहीं रहता है तो कोई इशू नहीं है, पैन नंबर अगर नहीं रहता है तो भी कोई इशू नहीं है, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। कौन सा स्टेट से ये कस्टमर बिलोंग करते हैं या क्लाइंट बिलोंग करते हैं, तो वो भी स्टेट भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए। तो एक पर्सनल लेजर बनाने के लिए मुझे क्या क्या देना पड़ेगा? पर्सनल लेजर का नेम जो कि यूनिक होगा, उसका कैटेगरी, और कैटेगरी में क्या क्या हो सकता है? कैटेगरी में वेंडर हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, कोई जो इन्वेस्ट कर रहा है, मीन्स जो बिजनेसमैन है, वो भी एक आ जाएगा पर्सनल लेजर के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति जो भी जुड़े हुए हैं आपका बिजनेस से, वो आपका पर्सनल लेजर में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेव कर लेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका पर्सनल लेजर रेडी हो चुका है, अब इसको लेके आप आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल लेजर एडिट सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्या करना है? मान के चलते हैं ये जो मेरा बिजनेस है, तो इस बिजनेस में हो सकता है कि एक प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप में भी हो सकता है। तो मान लेते हैं प्रोप्राइटरशिप। ओके, हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ओनर का नाम, बिजनेस ओनर का नाम यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे बिजनेस ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ठीक है। सो ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। सो बिजनेस का नेम क्या है? बिजनेस का नेम है कॉन्सेप्शन टेक्नोलॉजी, डेमो के पर्पज से, और बिजनेस ओनर है राहुल गुप्ता या XYZ, कुछ भी आप नाम पकड़ के ले लीजिए, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको एज अ बिजनेस ओनर दिखाना चाहते हैं तो इसको क्या दिखाना पड़ेगा? कैपिटल फंड। ओके, अब फोन नंबर ले लेते हैं।
पैन नंबर। जैसे कि इनका मान के चलते हैं कि पर्सनल जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो कोई इशू नहीं है। ओके, सेव कर लिए। तो इस तरीके का आपका जो भी वेंडर का जो भी नाम है, तो वो नाम भी यहाँ पे रजिस्टर होगा। ठीक है, तो वेंडर का डिटेल्स हम बाद में जाके दिखाते हैं कि वेंडर को कैसे इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। तो कैसे हम लोग इसको प्रोजेक्ट एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं इसमें प्रोजेक्ट मास्टर पे। प्रोजेक्ट मास्टर में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक किए। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट का नाम देना है, जिस नाम पे, जो प्रोजेक्ट का नेम पे हम बिजनेस को मीन्स ये प्रोजेक्ट का डिटेल्स को एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे हमको ट्रैकिंग करना है, जो मेन मोटिव है, जो हो सकता है कि एट ए टाइम मोर देन वन प्रोजेक्ट हम हैंडल कर रहे हैं, या बिजनेस जो भी है बिजनेस हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो मेन मोटो है मुझे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना। तो इस हिसाब से जितना भी हम काम करेंगे, जितना भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, तो हर एक प्रोजेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, तभी जाके हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि किस प्रोजेक्ट में कितना मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है या कितना एक्सपेंस हुआ है, उससे मुझे रिटर्न कितना मिला है। तो जब हम प्रोजेक्ट जब यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो प्रोजेक्ट का जो हम नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, तो उस नेम पे मुझे यूनिकनेस चाहिए। ठीक है, लेट्स एज्यूम सपोज हमने यहाँ पे ले लेते हैं इसको प्रोजेक्ट 1। ठीक, अब प्रोजेक्ट 1 देने से तो समझ में तो आएगा नहीं बाद में, तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि इसका ब्रैकेट में अगर हम वर्क ऑर्डर का जो भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे वर्क ऑर्डर मिला है, तो वो वर्क ऑर्डर अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क ऑर्डर के थ्रू में ये प्रोजेक्ट रन हुआ है। या फिर जो प्रोजेक्ट का नेम है, इसको हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि XYZ प्रोजेक्ट है, या फिर कोई रोड के लिए मान के चलते हैं कि काम हो रहा है, तो इस फ्रॉम मान के चलते हैं दुर्गापुर टू आसनसोल का जो रोड है, ये रोड रिपेयरिंग का ये प्रोजेक्ट है, या दुर्गापुर टू बांकुड़ा के लिए जो रोड है उसका मेंटेनेंस के लिए ये काम हो रहा है, या उसका रिपेयरिंग का काम हो रहा है, तो उसका भी डिटेल्स आप कुछ भी दे सकते हैं, बस यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम दिए हैं प्रोजेक्ट 1 समझने के आसानी के लिए। ठीक है, और वर्क ऑर्डर उसमें मेंशन कर दिए हैं, जिस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट पे हम इस काम को करेंगे। अब प्रोजेक्ट का एड्रेस मीन्स कहाँ पे, कौन सा लोकेशन में प्रोजेक्ट मेरा रन हो रहा है। सो लेट्स से हम दुर्गापुर ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट, कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम 6 तारीख को ले लेते हैं। ठीक है, अब ब्रांच का नेम मीन्स आपका कौन सा ब्रांच इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो वो ब्रांच का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब क्या करना होगा, क्लाइंट, ये काम किसका है, कौन आपको काम दिया है ये काम। तो जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा, तो देखिए आपका पर्सनल लेजर में जो आप नाम एंट्री किए थे, तो वो डिटेल्स आपको शो करेगा। अब डेफिनेटली काम आपको कौन दिया है, तो वो नाम आपको चाहिए, मीन्स आप क्लाइंट का नाम चाहिए। अगर क्लाइंट का नेम अगर इसमें अवेलेबल है, जैसे कि मान के चलते हैं ये दुर्गापुर म्यूनिसिपैलिटी का वर्क है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर मान के चलते हैं कि ये आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी का है, या फिर PWD का काम है, जो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, तो उस सिचुएशन में हमको यहाँ पे प्लस बटन पे अगर हम क्लिक कर लेते हैं, तो मुझे पर्सनल लेजर बनाने का फील्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स डालने के बाद अगर हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो वो नाम मेरा यहाँ पे शो कर जाएगा। तो अब वहाँ से मुझे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा क्लाइंट मुझे ये काम दिया है। तो अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं दुर्गापुर म्यूनिसिपैलिटी। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट वैल्यू, कितना रुपया का काम है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 3 लाख का मान के चलते हैं काम है। एस्टिमेटेड कॉस्ट मीन्स ये 10 लाख का अगर प्रोजेक्ट है, तो आप कितना में इसको कंप्लीट करना चाह रहे हो। आपका तो कोई एक प्लानिंग तो होगा कि अगर हम 10 लाख का अगर प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो उसको 8 लाख में, 8.5 लाख में, 9 लाख में कंप्लीट करना होगा। तो वो आप कितने में इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं, ये आप एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे 8, 8.5 में इसको कंप्लीट करना है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 8 लाख में इसको कंप्लीट करना है।
इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे ये फ़ायदा मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्ट को आप यहाँ पे बैठा दिए, तो सिस्टम उसमें ट्रैक करता रहेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका कितना ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है या आप एक्सपेंस कर चुके हो। वो जैसे ही 8 लाख को टच करेगा वो आपको मैसेज शो करेगा, सिस्टम आपको मैसेज थ्रो करेगा कि इससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको एस्टिमेशन कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या रहेगा? इससे ये फ़ायदा रहेगा कि अगर जैसे कि मान के चलते कि आज के डेट में बैठ के आप एज्यूम कर रहे हो कि 8 लाख में मुझे कंप्लीट करना है, तो मान लेते हैं कि आज का सीमेंट का रेट है 350 रुपया। हफ्ते भर 10 दिन के बाद में या प्रोजेक्ट रनिंग के टाइम पे वो कॉस्ट 350 के जगह में वो 420 चला गया, तो डेफिनेटली आपका बजट फेल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास अगर नोटिफिकेशन रहेगा तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, तो क्योंकि प्राइस हाइक हो गया, आपका तो प्रोजेक्ट वैल्यू तो हाइक नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में क्या, अगर अमेंडमेंट होता है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो भी ऑप्शन है, अगर रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट अगर हाई हो गया तो डेफिनेटली आपको अदर्स एक्सपेंडिचर जो है उसको आप कम कर सकते हो, या अमेंडमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो भी है आप एक बिजनेस डिसीजन को ले सकते हो। तो इसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको पहले से देना जरूरी है, ठीक है। अब इसका स्टेटस क्या है हम एक्टिव कर लेते हैं। क्लोजिंग डेट पता नहीं है, कब क्लोजिंग होगा कब एंड होगा प्रोजेक्ट का वो पता नहीं है। अब हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, जब क्लोज होगा तो उस टाइम पे हम लोग क्लोजिंग डेट को डाल देंगे, ठीक है। तो हमने एक प्रोजेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लिए। हम लोग यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट एक्चुअली डेमोस्ट्रेट करेंगे। एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट 1, जहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेसमैन या जो भी बिजनेस का नाम है, मान के चलते हैं कि कंसेप्शन टेक्नोलॉजी ये काम को लिया है, या फिर हम जिसमें डेमो दिखा रहे हैं यहाँ पे कंपनी का नाम है कंसेप्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये खुद से टोटल एक्सपेंडिचर करने वाला है, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, सुपरवाइज़र को पेमेंट करना, या फिर अदर स्टाफ का पेमेंट करना, लेबर का वेजेस देना, या जो भी कॉस्टिंग है ये खुद बेयर करेगा या टोटल प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। और उसके बाद में क्या करेगा, ये क्लाइंट जो है उनको बिल सबमिट करेगा और बिल के अगेंस्ट पे पेमेंट रिसीव करेगा। और एक दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग एंट्री करेंगे जहाँ पे क्या दिखाएंगे, काम लिया है कंसेप्शन टेक्नोलॉजी फ्रॉम दुर्गापुर कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन, और वो क्या कर रहा है, उस काम को कोई सब कॉन्ट्रैक्ट है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्ट में किसी को दे दिए, ठीक है। तो टोटल बजट है 10 लाख का, हम किसी को 8 लाख में उसको सब कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए। तो उस सिचुएशन में कैसे क्या क्या एंट्री मुझे लेना पड़ेगा, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे उनके पास से बिल रिसीव करेंगे, अगले को कैसे बिल लगाएंगे, ये एक अलग प्रोसेस होगा। इसी सिस्टम में हम उसको अलग से एंट्री करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट 1 है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं दिखाने के लिए कि कंपनी खुद से सारा एक्सपेंडिचर बुक कर रहा है, ओके। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम हो गया। प्रोजेक्ट के नेम के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वैल्यू 10 लाख का है और 8 लाख का एस्टिमेशन कॉस्ट है। तो ये जो आप एस्टिमेट कर रहे हो 8 लाख में हम कंप्लीट कर देंगे, तो 8 लाख में कंप्लीट करने के लिए आपको तो कुछ तो डिवाइड करना पड़ेगा। 8 लाख कहाँ पे आप खर्चा करेंगे, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एस्टिमेट में अगर आप क्लिक करते हैं तो एज पर आप लोगों का जो वर्क होता है या कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्क होता है, तो बेसिकली क्या होता है, उसमें एक मटेरियल रॉ मटेरियल का यूटिलाइज होता है, दूसरा मैन पावर का यूटिलाइज होता है, लेबर वगैरह वेजेस या फिर सुपरवाइज़र, ये जो मैन पावर है इसका एक कॉस्टिंग होता है। तीसरा एक कॉस्टिंग होता है जो कि है सर्विस रिलेटेड। किस तरह का सर्विस, जैसे कि कोई इंजीनियर को हायर करना पड़ रहा है, या फिर आपका एक्सटर्नल इंजीनियर जो है उसको हायर करना पड़ रहा है कि वो आके आपको पूरा समझा दे, आपका जो इंटरनल जो इंजीनियर है या इंटरनल जो सुपरवाइज़र है उनको पूरा चीज़ को समझा दे, तो उसके लिए भी आपको एक चार्जेस देना पड़ रहा है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि काम को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट को आपको रेंट में लेना पड़ रहा है, जैसे हाइड्रा हो गया, जेसीबी हो गया, या अदर्स जो भी आपका एज पर नेचर ऑफ वर्क जो इक्विपमेंट का ज़रूरत है। अगर
कंपनी के पास है तो ठीक है, अदरवाइज उसको तो हायर करना पड़ेगा, तो वो सब कॉस्टिंग भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा सर्विस मान लेते हैं, किसी से हम सर्विस ले रहे हैं। और क्या रहेगा, अदर्स एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहा है, फूडिंग एक्सपेंस हो रहा है, वहाँ पे रहने के लिए भी एक्सपेंस है, या फिर और भी बहुत सारा का एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो उसके लिए भी एक कॉस्टिंग आपको पकड़ के रखना है। तो एज्यूम कर लेते हैं ये 8 लाख में हम 4 लाख का मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से पकड़ लेते हैं। दूसरा मैन पावर, तो मैन पावर में हम 2 लाख का कॉस्टिंग पकड़ लेते हैं, राउंड अप में ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, 1 लाख का हम सर्विस और इक्विपमेंट रेंट के पर्पज से हम ले रहे हैं, और अदर्स एक्सपेंडिचर हम 1 लाख रुपया, मीन्स ये टोटल 8 लाख रुपया का हम बजट एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे हम एक्सपेंडिचर बुक करते जाएंगे तो ये 8 लाख में ही मुझे एक्सपेंडिचर को एंड करना होगा। अगर 8 लाख से ज़्यादा हो गया तो सिस्टम आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको जो एस्टिमेशन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ओके, अब क्या है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि मैन पावर जो है, मैन पावर में हमने 2 लाख रुपया दिखाया है यहाँ पे, तो 2 लाख का मैन पावर हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो जैसे मान के चलते कि रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, तो रोड का कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आपको सॉइल एंड बोल्डर्स फिलिंग के लिए आपको एक सर्टेन लेबर उसमें आपका जाएगा। तो मान के चलते कि 7 डेज़ के लिए आप 10 लेबर को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 70 लेबर, तो 70 लेबर का आपका आप एस्टिमेट कर रहे हो। पीच वर्क के लिए आप मान के चलते हैं कि 15 दिन लगेगा, अब 15 दिन में आप 10 लेबर को अप्लाई कर रहे हो, तो कितना कॉस्टिंग होना चाहिए, या फिर इस तरीके का आप जो ब्रेकअप जो है, ठीक है, ब्रेकअप जो है, तो मैन पावर का ब्रेकअप, रॉ मटेरियल्स क्या क्या लग सकता है उसका ब्रेकअप, सर्विस इक्विपमेंट का जो भी ज़रूरत हो सकता है उसका ब्रेकअप, ये ब्रेकअप भी आप लोग कर सकते हो एस्टिमेशन के सुविधा के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर हम मैन पावर के डिटेल्स में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एस्टिमेशन वैल्यू 2 लाख का है। अब 2 लाख का एक्सपेंडिचर हम कैसे कैसे बुक करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वर्क डिटेल्स के साथ नंबर ऑफ डेज, कितना लेबर लग सकता है और अप्रोक्स अमाउंट कितना लग सकता है, ये यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं हम सॉइल फिलिंग एंड बोल्डर वर्क, एक कुछ भी हेड हो सकता है, हम जस्ट डेमो के पर्पज से एंट्री कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ डेज 7 डेज अप्रॉक्स, नंबर ऑफ लेबर 10 लेबर लगेगा पर डे, या फिर आप 70 भी यहाँ पे जोड़ सकते हो कि 10 दिन में लेबर लगेगा, तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए। तो 70 अगर होता है तो 70 इंटू 3, दैट मीन्स 21,000 का लेबर आपका लगेगा इसमें, आप इसको एजम्पशन कर रहे हैं, इससे आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको एक एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर आपका जो पिच वर्क है, तो पिच वर्क के लिए आप नंबर ऑफ डेज 15 डेज मान के चलते हैं, तो 10 करके अगर लगता है, मतलब टोटल 150 लेबर। अब 150 लेबर में सुपरवाइज़र भी रह सकता है, आपका लेबर का रेट भी अलग अलग हो सकता है, कुछ भी है जो आपको एक एस्टिमेट अमाउंट आपको लेना है कि पिच वर्क के लिए अप्रॉक्स मेरा 30,000 या 40,000 या 50,000 जो भी आपका एस्टिमेट है, या 1 लाख जो भी आपका एस्टिमेट है, आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो टोटल वर्क है उसको अगर आप डिवाइडेड कर देते हो कि मुझे इतना रुपया में बोल्डरिंग वर्क को कंप्लीट करना है, इतना रुपया में मुझे पिच वर्क को कंप्लीट करना है, इतना रुपया में मुझे इंस्पेक्शन करवाना है, जो भी है, अगर आप इसको अगर शेड्यूल कर लेते हैं तो बाद में जाके ये आपको हेल्प करेगा जब आप प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कि मुझे करना कितना दिन में था कौन सा काम, और कंप्लीट एक्चुअली हुआ कितना दिन में। मतलब अगर आपको एस्टिमेशन के साथ अगर आपका मैच करता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और अगर एस्टिमेशन अगर फेल हो जाता है, जैसे कि 10 दिन का काम अगर 15 दिन में होता है, तो डेफिनेटली आपका कॉस्टिंग ज़्यादा लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप ट्रैकिंग रखते हैं तो बाद में जाके इन फ्यूचर इस तरीके का काम में क्या एग्जैक्टली आपका कोटेशन वैल्यू होना चाहिए, वो आपको मेजरमेंट करने के लिए आसानी होगा। तो इस तरीके का आप ऐड कर करके आप जो भी आपका वर्क शेड्यूल है उसको अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर
मटेरियल्स में भी आपका आएगा, सिमिलर आपका सर्विस में भी आएगा, सिमिलर आपका अदर्स में भी आएगा। हम टाइम बचाने के लिए और इसको एलाबोरेट नहीं कर रहे हैं, आपको हमको लगता है कि आप सच आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे इसको करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि अदर सेट में मुझे कौन सा हेड में क्या डालना है, हमने यहाँ पे अदर सेट में जैसे 50,000 रुपीज़ हमने ऑलरेडी डाल के रखे हैं। सिमिलर आप अगर आप सर्विस बुक करते हैं तो सर्विस में भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हैं कि कौन सा सर्विस के लिए कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि कोई अगर सर्विस हेड लेते हैं, जैसे कि हाइड्रा एंड जेसीबी, इस तरीका का जो इक्विपमेंट है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अर्थ मूवर जो है, ठीक है। सो इस तरह का जो इक्विपमेंट का जो रेंट है वो आप यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि मुझे 50,000 इसमें लग सकता है। तो इस तरीके का आप इस पर ऐड करके आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे कौन सा काम में कितना प्राइस लग सकता है। ठीक है, आपका एस्टिमेशन के लिए, ये ना कि एक्चुअल है। ठीक है, तो हम और आगे नहीं जा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं मैन पावर के लिए है, सर्विस के लिए, अदर्स के लिए है, मटेरियल्स के लिए। मटेरियल्स में भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे सीमेंट कितना लगना चाहिए, मुझे पिच कितना लगना चाहिए, मुझे स्टोन कितना लगना चाहिए। तो इस हिसाब से भी आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इन डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं तो ये करने से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप मटेरियल पर्पज से एक अमाउंट पकड़ लिए हैं कि 4 लाख, मैन पावर के लिए 2 लाख, ये भी आपको हेल्प करेगा। और अगर इन डिटेल्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है।